फ्लाइट 370। दोस्तों 8 मार्च 2014 को एक जहाज कोलालमपुर से टेक ऑफ हुआ, लेकिन वो अपनी मंजिल बीजिंग तक नहीं पहुंचा। दोस्तों हर बंदा इस चीज से परेशान था कि आखिर जहाज गया तो कहां गया। दोस्तों बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों ये बात है 2014 की, यानी आज से तकरीबन 8 साल पहले। दोस्तों मलेशिया की एक फ्लाइट MH370 को मलेशिया के कैपिटल कोलालमपुर से चाइना के कैपिटल बीजिंग तक जाना था। दोस्तों अगर मैं आपको इस जहाज की सिचुएशन बताता चलूं तो फ्लाइट में 2 पायलट, 10 एयर होस्ट और 227 पैसेंजर थे दोस्तों, जिनमें ज्यादातर का ताल्लुक चाइना से था। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें कैप्टन कैसे थे तो कैप्टन के बारे में दोस्तों आप सुनते जाएं। दोस्तों इसमें एक फर्स्ट कैप्टन जिसका नाम कैप्टन जाहरी था। दोस्तों इसकी उम्र 53 साल थी। दोस्तों इसको तकरीबन 33 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था दोस्तों, जबकि 27 साल का को पायलट फरीक अब्दुल हमीद था, जो कि दोस्तों एक यंग पायलट था जिनको 7 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। तो दोस्तों अगर हम इस प्लेन की बात करें कि इस प्लेन की अंदरूनी सिचुएशन यानी इस प्लेन का मवाद कैसा था, तो दोस्तों 11 साल पुराना ये बोइंग 777 प्लेन था। और दोस्तों 11 साल में इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं देखी जिससे ये जहाज चल ना सके, या इसमें कोई ऐसी खामी मौजूद नहीं थी जो कि जहाज को उड़ते वक्त अचानक खराब कर दे। दोस्तों ये फ्लाइट सिर्फ मलेशिया और चाइना के दरमियान सफर करती थी दोस्तों, जो कि 5.5 घंटे यानी 5 घंटे 34 मिनट का सफर होता था। लेकिन आज का दिन इसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल साबित होने वाला था। दोस्तों ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 8 मार्च 2014 की। दोस्तों ये दिन इस प्लेन के लिए बहुत ही मुश्किल तरीन साबित होने वाला था, और जो कि इसमें बैठे हुए कैप्टन, एयर होस्ट और पैसेंजर को भी मालूम नहीं था कि उनके साथ आज क्या होने वाला है। दोस्तों अगर मैं पेट्रोल की बात करता चलूं, क्योंकि इसने तकरीबन 5 घंटे 34 मिनट बस परवाज करनी थी, लेकिन इसमें तकरीबन 7 घंटे 41 मिनट का पेट्रोल भरा गया। हाँ दोस्तों इसमें इतना ज्यादा पेट्रोल किस लिए भरा गया, ये अगर मैं आपको बताता चलूं तो जब भी कोई प्लेन अपने रूटीन के मुताबिक उड़ता है तो इसमें तकरीबन 2 या 3 घंटे का एक्स्ट्रा पेट्रोल डाल दिया जाता है, ताकि हवाओं की वजह से या किसी भी वजह से या मौसम खराब की वजह से या अगर प्लेन में कोई परेशानी नाफिज हो जाए तो किसी और कंट्री में उतारना पड़ जाए तो पेट्रोल एक्स्ट्रा होना चाहिए। दोस्तों ये दिन था 8 मार्च 2014 का। दोस्तों फ्लाइट ने रात 12:42 पर परवाज की। दोस्तों ये आप स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं, ये बिल्कुल कैप्टन जाहरी और कोलालमपुर के ट्रैफिक कंट्रोल से आपस में बातचीत की रिकॉर्डिंग चल रही है। डिलीवरी 370, गुड मॉर्निंग। दोस्तों 1:09 पर फ्लाइट में मौजूद ट्रांसपोर्टर ने अपनी करंट लोकेशन कोलालमपुर को भेज दी। दोस्तों प्लेन में ये ट्रांसपोर्टर मौजूद होते हैं जो कि अपनी लोकेशन वक्त ब वक्त अपने करीबी कंट्रोल ट्रैफिक सोर्सेस को भेजते रहते हैं। दोस्तों इसके ठीक 10 मिनट बाद फ्लाइट मलेशिया के ज्यूरिसडिक्शन से निकलकर वियतनाम के ज्यूरिसडिक्शन तक जाने लगी। कोलालमपुर के हवाई अड्डे ने आखिरी मैसेज फर्स्ट पायलट जाहरी से आखिरी बार बात की और ये अल्फाज बोले, मलेशियन 370 कॉन्टैक्ट हो चिमिन 120.9। इसका मतलब ये हुआ कि अब इन्हें वियतनाम के हवाई अड्डे से राब्ता करना चाहिए। दोस्तों कैप्टन जाहरी ने ये मैसेज सुना भी और इसका जवाब भी दिया, जो कि आपने सुन लिया है। इस वक्त फ्लाइट को टेक ऑफ किए पूरे 32 मिनट हो गए थे। इस मैसेज के ठीक 3 मिनट बाद यानी 1:21 पर फ्लाइट अचानक गायब हो गई। हाँ दोस्तों फ्लाइट अचानक उड़ते उड़ते गायब हो गई, यानी कोलालमपुर और होचिमिन से फ्लाइट रडार को सिग्नल देना छोड़ गई। दोस्तों होचिमिन में मौजूद जो रडार थे, चूंकि कोलालमपुर के रडार से तो फ्लाइट दूर चली गई थी और होचिमिन से फ्लाइट रडार को सिग्नल देना छोड़ गई थी। ये बात तो कोलालमपुर वालों के लिए आम थी कि शायद फ्लाइट वियतनाम में पहुंच गई है और इसका कनेक्शन अब होचिमिन हवाई अड्डे से हो रहा होगा। दोस्तों लेकिन होचिमिन वालों ने रडार से जब जहाज को गायब होते देखा, इन्होंने पहली वायरलेस कॉल की दोस्तों, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया। दोस्तों 18 मिनटों तक इनकी ये कोशिश जारी रही और ये कॉलें करते रहे दोस्तों, लेकिन इनकी ये मेहनत बेसूद रही।
दोस्तों इन्होंने फिर कोलालंपुर हवाई अड्डे को ये मामला बताया और इनको आगाही पेश की। दोस्तों अब इस मामले में अमूमन ये होता है कि तकरीबन 1 घंटे के अंदर कंप्लेन करना होती है कि जहाज कहाँ गया और क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोस्तों कोलालंपुर ने एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेट सेंटर को 4 घंटों के बाद कंप्लेन की और इस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों चूंकि ये कंप्लेन अमूमन टाइम पे करना बहुत ही जरूरी थी। दोस्तों इस वक्त सुबह के 6:15 हो चुके थे और दोस्तों ये वक्त था जब जहाज को बीजिंग में लैंड करना था। दोस्तों कई बंदों का तो यही ख्याल था कि शायद जहाज अपने मुकर्रर वक्त में बीजिंग में लैंड हो जाए, शायद उसका किसी वजह से कनेक्शन मीन वालों के साथ टूट गया हो और वो अपने टाइम पर अपनी जगह पर पहुंच जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोस्तों जहाज कहीं भी नहीं नजर आया। दोस्तों इसके बाद 6:32 पर एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया जिसमें 7 मुल्कों की 34 शिप्स और 28 जहाजों ने MH370 को ढूंढना शुरू कर दिया। दोस्तों इन्होंने गुल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में इसको पूरा ढूंढा और अपना ऑपरेशन जारी रखा, लेकिन इस वक्त इनको कुछ भी यहाँ पर ना मिला। दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया को इस हादसे का पता चल गया था। टेलीविजन चैनल, सोशल मीडिया, इंटरनेट, वेबसाइट्स, हर जगह पर सिर्फ एक ही चर्चा हो रही थी कि आखिर MH370 गया तो कहाँ गया। दोस्तों अगर एक चीज आसमान में उड़ते उड़ते गायब हो जाए और उसका कोई नामो निशान भी ना मिले तो ये बात बहुत ही चौंका देने वाली है। दोस्तों ये सर्च ऑपरेशन अगले 4 दिनों तक चलता रहा, लेकिन कोई भी चीज नहीं मिली। दोस्तों चौथे दिन जो खबर मिली वो बहुत ही चौंका देने वाली थी। दोस्तों हुआ यूं कि जब 8 मार्च को फ्लाइट गायब हुई तो वो सिविलियन रडार से गायब हुई थी, लेकिन आर्मी के एक रडार में वो 1 घंटे तक उड़ती रही। क्योंकि सिविलियन रडार की सेंसिंग बहुत ज्यादा कम थी, इस वजह से आर्मी के रडार में वो फ्लाइट तकरीबन 1 घंटा तक उड़ती रही। दोस्तों आर्मी ने बताया कुछ यूं कि सिविलियन रडार से गायब होने के बाद जहाज ने चंद मिनटों के लिए राइट में जाना शुरू किया और फिर यू टर्न करके वापस मलेशिया की तरफ गया। 31 मिनट बाद जहाज ने मलेशिया के शहर पिनांग को क्रॉस किया और मलाक्का स्टेट की तरफ टर्न कर गया। दोस्तों आखिरी बार मिलिट्री रडार के मुताबिक जहाज को इंडियन ओशन के इस पॉइंट पर देखा गया। दोस्तों इस वक्त रात के तकरीबन 2:22 हो चुके थे। दोस्तों इसके बाद जहाज किसी रडार पर शो नहीं हुआ, जो कि बहुत ही चौंका देने वाली बात थी कि आखिर जहाज गया तो गया कहां। दोस्तों सिविलियन रडार से गायब होने के बाद आखिर फ्लाइट आर्मी रडार में शो हुई, लेकिन वो भी सिर्फ 1 घंटा के लिए दिखाई दी। उसके बाद वहां से भी इसका राब्ता टूट गया। दोस्तों ये सुनने के बाद जो रेस्क्यू टीम पहले गुल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में जहाज को ढूंढ रही थी वो अब इंडियन ओशन में ढूंढना शुरू हो गई, लेकिन दोस्तों बदकिस्मती से यहाँ भी कुछ ना मिला। आखिर एक खबर और मिली जिसमें बहुत ही ज्यादा राज छुपे हुए थे। हाँ दोस्तों जब फ्लाइट मिलिट्री रडार से गायब हो गई तो वो एक सैटेलाइट से बार बार राब्ता करती रही। दोस्तों यहाँ पर अगर आपको मैं बताता चलूँ तो ये बोइंग प्लेन की एक खासियत होती है कि जब इसका अपना सिस्टम किसी वजह से खराब हो जाता है तो वो करीबी सैटेलाइट से राब्ता करने की कोशिश करता है। दोस्तों प्लेन ने ठीक 1 घंटे बाद 35,000 किलोमीटर दूर इमासेट नामी सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की। दोस्तों साइंसदानों ने इसके बाद बहुत ज्यादा जांच पड़ताल की और कोशिश की कि आखिर जहाज गया तो गया कहां। तो दोस्तों इस जांच पड़ताल से प्लेन के अगले मोड़ का भी पता चल गया। दोस्तों प्लेन वहां से मुड़ा और अगले 5 घंटों तक सीधा इंडियन ओशन में उड़ता रहा। दोस्तों सुबह 8:19 पर आखिरी बार प्लेन ने सैटेलाइट से राब्ता किया और ये MH370 से मिलने वाला आखिरी मैसेज था। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताना चलूं कि जब रेस्क्यू तकरीबन 8:32 पर जहाज को ढूंढ रही थी तब जहाज फ्लाई कर रहा था और वो इनसे बहुत दूर था, जो कि इनको खबर ना हुई। दोस्तों एक्सपर्ट और इन्वेस्टिगेशन का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर वेस्ट में इंडियन ओशन के ठीक इस कर्व स्पॉट पर आकर जहाज का कनेक्शन खत्म हुआ था। दोस्तों मलेशिया को इस बात से बहुत बड़ा झटका लगा
कि आखिर उनका जहाज गया तो फिर गया कहाँ। दोस्तों उन्होंने जहाज को ढूंढने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जहाज का एक नामो निशान भी यहाँ पर ना मिला। दोस्तों अगर मैं आपको बताता चलूं तो जिस कर्व का इन्वेस्टिगेशन में बताया गया है, यहाँ पर पहुंचने के लिए इस जहाज को 8 घंटे लगे और इसमें पेट्रोल भी सिर्फ इतना ही था। यही माना जाता है कि जहाज पानी में क्रैश हो गया है। दोस्तों अगर मैं आपको बताता चलूं तो इंडियन ओशन का ये कर्व रेखा पूरे इंडिया से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। हाँ दोस्तों ये पूरे इंडिया से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। दोस्तों आखिर मलेशिया की आर्मी ने ऑपरेशन डीप सी शुरू किया। दोस्तों क्योंकि जब तक प्लेन या फिर इसका ब्लैक बॉक्स ना मिला तो पता नहीं चलेगा कि प्लेन में आखिर क्रैश होने से पहले हुआ क्या था। दोस्तों कई महीनों नहीं बल्कि कई सालों तक ये ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार 3 सालों बाद डीप सी ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया। दोस्तों इसमें 160 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा खर्चा हो चुका था। दोस्तों आखिरकार 2015 में तकरीबन 1 साल बाद अफ्रीका के साहल में इसका एक फ्लैप्रोन मिला। दोस्तों फ्लैप्रोन उस हिस्से को कहा जाता है जो कि इसके पर के ऊपर लगा होता है और इसको लैंडिंग के दौरान मदद देता है। दोस्तों इसके बाद इस प्लेन के बहुत ही ज्यादा हिस्से मिले जो कि अफ्रीका के साहल से लोगों को मिलते रहे, लेकिन दोस्तों इसमें मौजूद ब्लैक बॉक्स को नहीं मिला। दोस्तों अगर मैं आपको ब्लैक बॉक्स के बारे में बताता चलूं तो ब्लैक बॉक्स जहाज में एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कैमरे फिट होते हैं और वो कैमरे अंदर से सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों लेकिन वो अभी तक नहीं मिला था। दोस्तों MH370 के खो जाने के बाद तकरीबन 8 साल बाद फरवरी 2022 में प्लेन के मिलने की दोबारा उम्मीद जगाई गई। एक स्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे ने वीक सिग्नल प्रोपगेशन एनालिसिस के जरिए ये बात पता लगाई कि जहाज का पिन पॉइंट इस वक्त किस जगह पर है। तो दोस्तों इसने जो जगह बताई वो भी इस कर्व पॉइंट के अंदर ही बनती है। हाँ दोस्तों इस कर्व पॉइंट के अंदर ही वो जगह मौजूद है जहां इस वक्त जहाज MH370 मौजूद है। इसने कहा कि ये जहाज भी तकरीबन टाइटैनिक की तरह ही नीचे डूब गया है, जो कि तकरीबन 74 साल बाद अंत तक मेहनत के साथ मिल ही गया था। तो दोस्तों इसने कहा कि 4000 मीटर नीचे इंडियन ओशन में चला गया है। तो दोस्तों अब ये बात अंदाजा लगाने वाली है कि ये इस जहाज को ढूंढने के लिए मलेशियन हुकूमत क्या करेगी। इस जहाज को ढूंढने के लिए वो दोबारा कोई सर्च ऑपरेशन शुरू करेंगे या नहीं, ये बात तो अब शुरू होगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो। तो दोस्तों लेके आएंगे आपके लिए एक नई वीडियो उस टाइम के लिए। अल्लाह हाफिज़।